नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका इंडियन इकोनॉमी की इस सीरीज में यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मनी आखिर है क्या, बार्टर, कॉइन्स, फिएट मनी, लीगल टेंडर, बैंक मनी, डिजिटल पेमेंट्स, क्रिप्टो और सीबीडीसी। इस वीडियो में हम मनी के बारे में 3 बेड सवाल पूछेंगे। पहला सवाल, लॉग मनी डिमांड क्यों करते हैं और इकोनॉमी में कितनी मनी एग्जिस्ट करती है, द मेजर्स M0 to M4। दूसरा, मनी क्रिएट कैसे होती है, द मनी मल्टीप्लायर और आरबीआई की बैलेंस शीट। और तीसरा, आरबीआई मनी की क्वांटिटी और प्राइस को मैनेज कैसे करता है, मॉनेटरी पॉलिसी, उसके क्वांटिटेटिव टूल्स जैसे CRR, SLR, रेपो और ओपन मार्केट ऑपरेशंस, उसके क्वालिटेटिव टूल्स जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी की लिमिटेशंस। शुरू करने से पहले 2 छोटी हाउसकीपिंग बातें। एक, हाँ, ये टॉपिक लंबा है क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से बहुत वैरायटी के MCQs पूछे जाते हैं। सिविल सर्विसेज, CDS, CAF, EPFO, RBI ग्रेड B और स्टेट PSCs। 2 दिसंबर 2024 में एक नए RBI गवर्नर ने चार्ज लिया, संजय मल्होत्रा, राजस्थान काडरे के IAS ऑफिसर और फॉर्मरली रेवेन्यू सेक्रेटरी। उन्होंने शक्तिकांता दास की जगह ली, जो 6 साल तक गवर्नर रहे थे। अब थोड़ी सी हिस्ट्री इस इंस्टीट्यूशन की, जिसकी बात हम पूरे वीडियो में करेंगे। द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, जिसे हिल्टन यंग कमीशन ऑफ 1926 के नाम से जाना जाता है, उसने इंडिया के लिए एक सेंट्रल बैंक रिकमेंड किया और एक फिक्स्ड रुपी स्टर्लिंग रेट ऑफ 1 शिलिंग 6 पेंस। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में पास हुआ। आरबीआई ने अपना कामकाज 1 अप्रैल 1935 को शुरू किया। पहले हेडक्वार्टर कोलकाता में था, फिर 1937 में मुंबई शिफ्ट हो गया और 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ। सर ऑसबोर्न स्मिथ पहले गवर्नर द और CD देशमुख पहले इंडियन गवर्नर। आरबीआई को एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करता है, जिसमें गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड अप टू 21 मेंबर्स होते हैं और इसके 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं। चलिए शुरू करते हैं डिमांड फॉर मनी से। लोग आखिर कैश अपने पास रखते ही क्यों हैं? ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मेनर्ड कीन्स ने अपनी 1936 की बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में लिखा कि लोग अपने एसेट्स का एक हिस्सा लिक्विड फॉर्म में यानी कैश में रखना पसंद करते हैं और इसके 3 मोटिव्स होते हैं। इसी को कहते हैं द थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस, तरलता अधिमान। मोटिव 1, द ट्रांजैक्शन मोटिव, मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह उसे करने के लिए, रोज का दूध और सब्जी खरीदने के लिए। आप अपना हर आखिरी रुपया बैंक में डिपॉजिट नहीं कर देते, कुछ कैश डेली परचेसेस के लिए पास रखते हैं। ट्रांजैक्शन डिमांड इनकम के साथ और परचेसेस की फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ती है। मोटिव 2, द प्रिकॉशनरी मोटिव, किसी सडन या अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर से बचने के लिए, जैसे फैमिली में मेडिकल इमरजेंसी, हॉलिडे ट्रिप पर कोई इम्पल्सिव परचेस या कोई अनएक्सपेक्टेड जर्नी। अनसर्टेन टाइम्स में प्रिकॉशनरी डिमांड बढ़ जाती है। कोविड और रशिया यूक्रेन वॉर दोनों ने ISC बढ़ाया। मोटिव 3, द स्पेक्युलेटिव मोटिव, इन्वेस्टर्स कैश इसलिए रखते हैं ताकि बाद में जो भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आए उसका बेस्ट यूज कर सके। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड या लैंड प्राइसेस गिरने का इंतजार करना और फिर उस कैश से खरीद लेना। ISC एसेट डिमांड फॉर मनी भी कहते हैं। स्पेक्युलेटिव डिमांड इंटरेस्ट रेट्स और एसेट प्राइसेस की एक्सपेक्टेशंस पर डिपेंड करती है। अब की रिलेशनशिप समझिए। कैश फॉर्म में रखी गई मनी डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट के साथ इनवर्सली वेरी करती है। अगर बैंक्स डिपॉजिट्स पर ज्यादा इंटरेस्ट दे तो लोग कैश रखने के बजाय बैंक में इन्वेस्ट कर देते हैं। कैश पर कुछ नहीं मिलता, इसलिए कैश की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इंटरेस्ट जो आपने छोड़ दिया। इसीलिए कहा जाता है कि इंटरेस्ट रेट्स आर द प्राइस ऑफ लिक्विडिटी। इकोनॉमी में टोटल डिमांड फॉर मनी इक्वल्स ट्रांजैक्शन डिमांड प्लस स्पेक्युलेटिव डिमांड। अब सवाल उठता है, प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर्मूला में क्यों नहीं है? क्योंकि इंसर्ट टेक्स्ट बुक प्रिकॉशनरी डिमांड को ट्रांजैक्शन डिमांड के अंदर हाई फोल्ड कर देती है।
और फॉर्मूला सिर्फ दो कंपोनेंट्स के साथ लिखती है। एग्जाम के लिए इंसर्ट को हाई फॉलो करिए। लिक्विडिटी का मतलब है किसी एसेट को बिना वैल्यू लॉस के कैश में कन्वर्ट करने की आसानी। कैश सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट है। हाईली लिक्विड एसेट्स में आते हैं गोल्ड, डिमांड डिपॉजिट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल्स और रिप्यूटेड कंपनीज के शेयर्स और बॉन्ड्स, क्योंकि इनके बायर्स तुरंत मिल जाते हैं। रिलेटिवली इलिक्विड एसेट्स है घर या रियल एस्टेट, पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स, क्योंकि सही प्राइस पर बायर तुरंत मिलना मुश्किल होता है। और लिक्विडिटी इंजेक्शन या इन्फ्यूजन अस फेनोमेनन को कहते हैं, जिसमें आरबीआई बैंक्स और एनबीएफसीज की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स या दूसरे फाइनेंशियल एसेट्स खरीदकर उन्हें कैश देता है। एक टर्म है द लिक्विडिटी ट्रैप। इस बार हम इस सीरीज के बिल्कुल आखिर में वापस आएंगे। अभी के लिए बस नाम याद रखिए। अब बात करते हैं डिपॉजिट टाइप्स की। आपका पैसा बैंक के पास किन किन रूपों में बैठा रहता है। देखिए, बैंक के डिपॉजिट्स उसकी लायबिलिटीज होती है, यानी वो पैसा जो बैंक डिपॉजिटर्स को लौटाना है। ये दो फैमिलीज में आती है। टाइम लायबिलिटीज, समय या मियादी देयताएं, मतलब एफडीआरडी, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, क्यूमुलेटिव और रिकरिंग डिपॉजिट्स, स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स वगैरह। बैंक लीगली बाउंड नहीं है कि मैच्योरिटी से पहले कस्टमर को पैसा दे, हालांकि पेनल्टी काटकर या इंटरेस्ट कम करके दे सकता है। पब्लिक यहाँ ज्यादा पैसा रखती है क्योंकि रिटर्न्स बेटर और इंटरेस्ट रेट्स हायर होते हैं। ये लेस लिक्विड होती है। डिमांड लायबिलिटीज, मांग देयताएं, मतलब कासा, करंट अकाउंट्स और सेविंग्स अकाउंट्स प्लस इश्यू किए गए डिमांड ड्राफ्ट्स, अनफिक्स्ड डिपॉजिट्स के ओवरड्यू बैलेंसेस जो रिन्यू नहीं हुए, और अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट लो या जीरो होता है, इसलिए पब्लिक यहाँ कम पैसा रखती है। ये मोर लिक्विड होती है क्योंकि डिमांड पर तुरंत कैश में कन्वर्टेबल है। बैंक की डिमांड और टाइम लायबिलिटीज का सम इंटरबैंक लायबिलिटीज निकालकर कहलाता है एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, और यही वो बेस है जिस पर सीआरआर और एसएलआर कंप्यूट होते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया था, इनमें से कौन सा इंडिया के कमर्शियल बैंक के एसेट्स में इंक्लूडेड नहीं है, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट्स या मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। देखिए, डिपॉजिट्स तो लायबिलिटीज है, एसेट्स नहीं, तो आंसर है डिपॉजिट्स। एडवांसेस यानी लोन्स, सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट्स और मनी लेंट एट कॉल, ये सब एसेट्स है। एवरेज मंथली बैलेंस वो मिनिमम सेविंग्स अकाउंट बैलेंस है जो बैंक्स रिक्वायर करते हैं। इसे नीचे जाने पर बैंक्स पेनल्टी लगाते हैं। 2025 में आईसीआईसीआई बैंक ने अपना मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया, जिस पर पब्लिक में काफी नाराजगी हुई, जबकि एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक और दूसरे बैंक्स ने ऐसी पेनल्टीज हाई हटा दी। और याद रखिए, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स, जिनमें जनधन अकाउंट्स भी आते हैं, अनमेन आरबीआई रूल के हिसाब से कोई मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं होती। अप्रैल 2023 में आरबीआई ने ग्रीन डिपॉजिट्स के लिए एक फ्रेमवर्क रिलीज किया। ग्रीन डिपॉजिट एक ऐसी फिक्स्ड डिपॉजिट है जिसका पैसा ग्रीन या एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को लेंड किया जाता है। कौन ऐसे डिपॉजिट्स कलेक्ट कर सकता है? बैंक्स, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज जैसे बजाज फाइनेंस और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जैसे कैन फिन होम्स। अलाउड लोन्स, रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी एफिशिएंसी, ग्रीन बिल्डिंग्स और अफॉरेस्टेशन। नॉट अलाउड फॉसिल फ्यूल्स, न्यूक्लियर पावर, टोबैको, गैम्बलिंग, वेपन्स और इस तरह के बिजनेसेस। एसबीआई ने एक ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया 3 टेन्यर्स के साथ 1111 डेज, 1777 डेज और 2222 डेज। ग्रीन डिपॉजिट्स पर डिकॉस्ट इंश्योरेंस कवर मिलता है अप टू 5 लाख रुपीज पर डिपॉजिटर, और ये सिर्फ रुपीज में ही डिनोमिनेटेड हो सकते हैं, डॉलर्स या यूरोज में नहीं। और हाँ, हर बैंक या एनबीएफसी के लिए ग्रीन डिपॉजिट्स रेज करना कंपलसरी नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करना कंपलसरी नहीं।
बल्क डिपॉजिट का मतलब है एक बड़ी सिंगल फिक्स्ड डिपॉजिट। 2024 से पहले आरबीआई की डेफिनेशन थी 2 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा। जून 2024 के रिवीजन के बाद शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए 3 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा। बैंकर्स बल्क डिपॉजिट्स पर नॉर्मल फिक्स्ड डिपॉजिट्स से अलग इंटरेस्ट रेट ऑफर कर सकते हैं, हायर या लोअर, बैंक की बिजनेस सिचुएशन के हिसाब से। और अगर इन्फोसिस जैसी कंपनी के पास 5 लाख एम्प्लॉइज है तो वो एक बैंक में उनके सेविंग्स अकाउंट्स खोलकर उनकी मंथली सैलरीज वहां डिपॉजिट करती है। ऐसे अकाउंट्स सैलरी अकाउंट्स कहलाते हैं, यूजुअली 0 मिनिमम बैलेंस के साथ। इनऑपरेटिव अकाउंट वो है जिसमें डिपॉजिटर ने 2 साल से ज्यादा कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया। 2023 तक ऐसे अकाउंट्स में 1 लाख करोड़ रुपीस से ज्यादा फंसे हुए। बैंक्स ऐसे कस्टमर्स पर पेनल्टी नहीं लगा सकते, और अगर वो सेविंग्स अकाउंट है तो बैंकर को इंटरेस्ट देना जारी रखना होगा। अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स है वो सेविंग्स या करंट अकाउंट्स जो 10 साल से ऑपरेट नहीं हुए, या वो फिक्स्ड डिपॉजिट्स जो मैच्योरिटी के 10 साल के अंदर क्लेम नहीं हुई। यहाँ 2023 तक 42,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा फंसे द, और 2025 तक ये फिगर 78,000 करोड़ रुपीस के पार चला गया। पेनल्टीज और इंटरेस्ट के वही रूल्स यहाँ भी लागू होते हैं। अगर डिपॉजिट्स 10 साल तक अनक्लेम्ड रहे तो बैंकर को उन्हें आरबीआई के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर करना पड़ता है। ये फंड 2014 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 26A के अंडर बनाया गया था। डिपॉजिटर्स या उनके एयर्स फिर भी बैंक से पैसा क्लेम कर सकते हैं और बैंक फिर यूज फंड से वापस ले लेता है। अगस्त 2023 में आरबीआई ने उद्गम पोर्टल लॉन्च किया, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, जहां कोई भी व्यक्ति एक ही जगह पर मल्टीपल बैंक्स के अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स सर्च कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अपने डिजीज्ड पेरेंट का नाम, पैन या आधार डालकर। आरबीआई ने 2023 में एक 100 डेज 100 पेज कैंपेन भी चलाया था अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स लौटाने के लिए। फुल रिजर्व बैंकिंग के अंडर बैंक करंट और सेविंग्स अकाउंट्स जैसे डिमांड डिपॉजिट्स का पैसा लेंड नहीं कर सकता, यूज पूरा का पूरा रिजर्व में रखना पड़ता है, और इसलिए वो डिमांड डिपॉजिटर्स को शायद कोई इंटरेस्ट भी ना दे। ऐसे बैंक की सडन पैनिक विथड्रॉल यानी बैंक रन के लिए वल्नरेबिलिटी कम होती है, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट्स लेंड ही नहीं लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद करने की एबिलिटी भी कम होती है, क्योंकि लोन्स कम देते हैं। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग के अंडर बैंक डिमांड और टाइम दोनों डिपॉजिट्स से लेंड कर सकता है, सिर्फ एक फ्रैक्शन रिजर्व में रखकर। बैंक रन्स की वल्नरेबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि दोनों तरह के डिपॉजिट्स लेंड होते हैं, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ सपोर्ट करने की एबिलिटी भी ज्यादा होती है, क्योंकि ज्यादा लोन्स दिए जाते हैं। इंडिया और प्रैक्टिकली हर मॉडर्न इकोनॉमी फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग यूज करती है, और यही चीज मनी मल्टीप्लायर को पॉसिबल बनती है। अब अगला सवाल, इकोनॉमी में मनी एग्जिस्ट कितनी करती है? चलिए यूज नापते हैं द 5 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई M0 से M4 तक। समझिए, जैसे एक अच्छी न्यूट्रिशन स्कीम डिजाइन करने के लिए गवर्नमेंट को पहले सिटीजन्स का वेट नापना पड़ता है, वैसे ही अच्छी मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए आरबीआई को पहले सिस्टम में मनी की क्वांटिटी मेजर करनी पड़ती है। मनी सप्लाई का मतलब है किसी इकोनॉमी में किसी गिवन टाइम पर टोटल मनी, ये एक स्टॉक है, एक डेट पर मेजर होता है, और प्राइस लेवल यानी इन्फ्लेशन में, और डिपॉजिट्स और लोन्स के इंटरेस्ट रेट्स में इसका क्रूशियल रोल होता है। आरबीआई मनी सप्लाई को 5 इंडिकेटर्स से मेजर करता है, M0, M1, M2, M3 और M4। अब टेबल देखिए। M1 इक्वल्स करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। इसमें बैंक्स के टाइम डिपॉजिट्स एक्सक्लूडेड है, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स भी एक्सक्लूडेड हैं। ये सबसे ज्यादा लिक्विड और सबसे छोटा मेजर है। M2 इक्वल्स M1 प्लस सेविंग्स डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक्स, थोड़ा कम लिक्विड, थोड़ा बड़ा। M3 इक्वल्स M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स, इसमें पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स एक्सक्लूडेड हैं, और यही है ब्रॉड मनी। M4 equals M3 plus total deposits with post office savings organizations excluding national savings certificates, सबसे कम लिक्विड
और सबसे बड़ा। M1 और M2 को नैरो मनी कहते हैं क्योंकि ये छोटे हैं, सिर्फ डिमांड डिपॉजिट्स कवर करते हैं। M3 और M4 को ब्रॉड मनी कहते हैं क्योंकि ये बड़े हैं। M3 सबसे कॉमनली यूज्ड मेजर है, जिसे एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज या एग्रीगेट मनी सप्लाई भी कहते हैं, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी एनालाइज और डिजाइन करते वक्त RBI इसी इंडिकेटर पर सबसे ज्यादा फोकस करता है। और याद रखिए, इन फॉर्मूलास में हम सिर्फ नेट डिमांड और नेट टाइम डिपॉजिट्स काउंट करते हैं, यानी पब्लिक के डिपॉजिट्स बैंक्स के पास, इंटरबैंक डिपॉजिट्स मतलब एक बैंक का दूसरे बैंक में डिपॉजिट काउंट नहीं होते। एक ध्यान देने वाली बात, इंसर्ट के M0 से M4 के फॉर्मूलास RBI की वेबसाइट और इकोनॉमिक सर्वे के टेक्निकल फॉर्मूलास से अलग है। एग्जाम के लिए इंसर्ट हाई याद रखिए। रिकॉर्ड के लिए इकोनॉमिक सर्वे 2024 कहता है, कंपोनेंट्स ऑफ ब्रॉड मनी इक्वल करेंसी विद द पब्लिक प्लस एग्रीगेट डिपॉजिट्स, यानी डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI, और सोर्सेज ऑफ ब्रॉड मनी इक्वल नेट बैंक क्रेडिट टू गवर्नमेंट प्लस बैंक क्रेडिट टू द कमर्शियल सेक्टर प्लस नेट फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स ऑफ द बैंकिंग सेक्टर प्लस गवर्नमेंट्स करेंसी लायबिलिटीज टू द पब्लिक माइनस द बैंकिंग सेक्टर्स नेट नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज। अब PYQs देखते हैं। UPSC प्रीलिम्स 2001 में पूछा गया, इनमें से कौन से इंडिया में ब्रॉड मनी M3 में इंक्लूडेड है? करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स और टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स। आंसर है तीनों। UPSC प्रीलिम्स 2013 में डिमांड डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स, सेविंग्स डिपॉजिट्स और करेंसी को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में लगाने को कहा गया। आंसर, पहले करेंसी, फिर डिमांड डिपॉजिट्स, फिर सेविंग्स डिपॉजिट्स, फिर टाइम डिपॉजिट्स। UPSC प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया, अगर आप अपने डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से 1 लाख रुपीस कैश विदड्रॉ कर लें तो एग्रीगेट मनी सप्लाई पर इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा? आंसर, वो अनचेंज्ड रहती है। क्यों? विथड्रॉल से पहले आपका 1 लाख एक डिमांड डिपॉजिट था जो M1 में काउंटेड है। विथड्रॉल के बाद वो करेंसी विद द पब्लिक बन गया जो भी M1 में ही काउंटेड है। एक कंपोनेंट गिरा, दूसरा उतना ही बढ़ा, तो इमीडिएट इफेक्ट 0। और CDS 2023 सेकंड पेपर में पूछा गया, नैरो मनी में कौन से इंक्लूडेड है? करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स, अदर डिपॉजिट्स विद RBI और बैंकर्स डिपॉजिट्स विद RBI। M1 में पहले 3 इंक्लूडेड है, बैंकर्स डिपॉजिट्स विद RBI इंक्लूडेड नहीं है, वो M0 का पार्ट है। तो आंसर, करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स और अदर डिपॉजिट्स विद RBI। ये टर्म्स टैब यूज होती है जब बैंक्स और NBFCs आपस में शॉर्ट टर्म के लिए 1 ईयर से कम इंटरबैंक मनी मार्केट में पैसा लेंड और बोरो करते हैं। कॉल मनी एक दिन के लिए बोरो होता है, जिसे ओवरनाइट भी कहते हैं। इसका रेट है कॉल रेट और RBI का वेटेड एवरेज कॉल रेट मॉनेटरी पॉलिसी का ऑपरेटिंग टारगेट है। नोटिस मनी होता है 2 दिन से 14 दिन तक। टर्म मनी 14 दिन से ज्यादा लेकिन 1 ईयर से कम। और ध्यान रखिए, इन टर्म्स को ब्रॉड मनी, नैरो मनी या M1 से M4 के साथ मत मिलाइए, ये एक अलग हाई फोटो फ्रेम की चीज है। अब आता है द मनी मल्टीप्लायर। बैंक्स रिजर्व मनी के 1 रुपए को ब्रॉड मनी के कई रुपयों में कैसे बदल देते हैं? द मनी मल्टीप्लायर, मुद्रा गुणक, बताता है कि बैंकिंग सिस्टम हर 1 रुपए के M0 से कितना M3 जनरेट करता है। ये मॉनेटरी बेस M0 और इकोनॉमी की मनी सप्लाई M3 के बीच का रिलेशनशिप दिखता है। मनी मल्टीप्लायर इक्वल्स M3 डिवाइडेड बाय M0। ये इंडिकेट करता है कि बैंक्स की लेंडिंग एक्टिविटी से मनी सप्लाई कितनी तेजी से बढ़ेगी। मल्टीप्लायर जितना हायर, मार्केट में लिक्विडिटी उतनी ज्यादा और वाइस वर्सा। RBI का कैश रिजर्व रेशियो, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग और कमर्शियल बैंक्स के क्रेडिट क्रिएशन को इस तरह कंट्रोल करता है। मान लीजिए हाई पावर्ड मनी M0 100 रुपीज है और रिजर्व रेशियो 10%। बैंक 1 को 100 का डिपॉजिट मिलता है, वो 10 रिजर्व में रखता है और 90 लेंड कर देता है। वो 90 खर्च होता है
और बैंक 2 में डिपॉजिट हो जाता है, जो 9 रखता है और 81 लेंड करता है। बैंक 3 8.1 रखता है और 72.9 लेंड करता है, और ये सिलसिला चलता रहता है। पूरे सिस्टम में टोटल डिपॉजिट्स मिलकर 1000 रुपीज बैंक जाते हैं, मतलब 10% के रिजर्व ने M0 का 10 टाइम्स जनरेट कर दिया। इसी प्रोसेस को फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग एंड क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। थ्योरी में मनी मल्टीप्लायर इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाय द रिजर्व रेशियो। अगर CRR 4% है, यानी 4/100 या 1/25, तो थियोरेटिकल मल्टीप्लायर हुआ 25 टाइम्स। रियलिटी में मल्टीप्लायर इस थियोरेटिकल मैक्सिमम से कम होता है, क्योंकि विलेजेस में बैंकिंग पेनिट्रेशन पुअर है, क्योंकि लोग कैश रखते हैं और क्योंकि बैंक्स एक्सेस रिजर्व्स रखते हैं। तो मल्टीप्लायर बढ़ता कैसे है? डायरेक्टली CRR में रिडक्शन से। इनडायरेक्टली जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होती है, कंजम्पशन और लोन डिमांड का बढ़ना, बैंकिंग पेनिट्रेशन का बढ़ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल और लेस कैश इकोनॉमी, बूम पीरियड्स जैब लोन डिमांड बढ़ती है, और जैब RBI डिफ्लेशन से लड़ने के लिए चीप, इजी, डोविश, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाता है। 1960s में मल्टीप्लायर 2 टाइम्स से कम था, 1990s में 3 से ज्यादा और आज 5 से ज्यादा। इकोनॉमिक सर्वे 2025 मल्टीप्लायर को 2 लीकेजेस के थ्रू समझता है। लीकेज 1 कैश होल्डिंग्स, लोग जितना ज्यादा कैश अपने पास रखते हैं उतना पैसा बैंक डिपॉजिट्स से लीक हो जाता है, तो मल्टीप्लायर गिरता है। लीकेज 2 CRR, हायर CRR का मतलब बैंक्स ज्यादा रिजर्व्स RBI के पास रखते हैं, तो मल्टीप्लायर फिर गिरता है। CRR खुद एक लीकेज की तरह काम करता है। और SLR का क्या? मल्टीप्लायर पार SLR का इम्पैक्ट एक सिंपल फॉर्मूला में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि SLR एसेट्स जैसे G6 फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर ही रहते हैं और गवर्नमेंट उन्हें रीलेंड कर सकती है। इकोनॉमिक सर्वे 2020 का चार्ट 1981 से 2020 तक एक जिगजैग पैटर्न दिखता है, मतलब मल्टीप्लायर स्टेडिली नहीं बढ़ता। मिड 1990s से 2016-17 के बीच M3/M0 से मेजर किया गया मल्टीप्लायर मोस्टली बढ़ रहा था, LPG रिफॉर्म्स और बढ़ती बैंकिंग पेनिट्रेशन की वजह से। इकोनॉमिक सर्वे 2025 इस चार्ट को 2001 से 2024 तक एक्सटेंड करता है। वो नोट करता है कि 2023 में 2000 रुपी नोट की विड्रॉल ने लिक्विडिटी और मल्टीप्लायर दोनों बढ़ा दिए। कैसे? लोगों ने अपने 2000 के नोट्स डिपॉजिट कर दिए, लेकिन एक्सचेंज्ड नोट्स कैश में विथड्रॉ नहीं किए, उन्होंने पैसा बैंक बैलेंसेस के रूप में ही रखा। डिपॉजिट्स बढ़े तो मल्टीप्लायर बढ़ा। एक एनालॉजी से समझिए, M0 को इंजन मानिए और मल्टीप्लायर को गियर। वही इंजन हायर गियर में बोट को ज्यादा तेज चलता है। मनी के लेवल को उसकी मल्टीप्लिकेशन की स्पीड के साथ कंफ्यूज मैट करिए। UPSC प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया और वही क्वेश्चन 2021 में रिपीट हुआ। इकोनॉमी में मनी मल्टीप्लायर इनमें से किससे बढ़ता है? कैश रिजर्व रेशियो में इंक्रीज, पॉपुलेशन की बैंकिंग हैबिट में इंक्रीज, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में इंक्रीज, या देश की पॉपुलेशन में इंक्रीज? आंसर है पॉपुलेशन की बैंकिंग हैबिट में इंक्रीज। हायर CRR मल्टीप्लायर को कम करता है और पॉपुलेशन अपने आप में कुछ नहीं करती। CDS 2023 सेकंड पेपर में पूछा गया, अगर लोग हाथ में ज्यादा करेंसी और डिपॉजिट्स में कम पैसा रखना शुरू कर दे तो क्या इम्पैक्ट होगा? आंसर, मनी मल्टीप्लायर डिक्रीज करेगा, क्योंकि ज्यादा कैश एक लीकेज है। अब चलते हैं M0 पार, रिजर्व मनी, पूरे मॉनेटरी सिस्टम का हाई पावर्ड बेस। M0 मेजर करता है सर्कुलेशन में टोटल पेपर मनी और कॉइन्स प्लस बैंक्स और अदर्स के रिजर्व्स या डिपॉजिट्स सेंट्रल बैंक के पास। ISC कहते हैं M0 रिजर्व मनी, मॉनेटरी बेस, गवर्नमेंट मनी या हाई पावर्ड मनी। M0 इक्वल्स करेंसी इन सर्कुलेशन plus bankers deposits with RBI, for example CRR balances plus other deposits with RBI। करेंसी इन सर्कुलेशन पब्लिक के पास होती है
और बैंक्स के पास वॉल्ट कैश के रूप में वो कैश जो बैंकर्स डे टू डे ऑपरेशंस के लिए अपने पास रखते हैं। अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई में एनबीएफसीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट्स के डिपॉजिट्स आते हैं। इकोनॉमिक सर्वे की 2 ऑब्जर्वेशंस याद रखिए। पहली, अगर सीआरआर बढ़ता है तो M0 बढ़ता है। क्यों? क्योंकि बैंकर्स डिपॉजिट्स विद आरबीआई M0 का एक कंपोनेंट है। जब आरबीआई सीआरआर बढ़ता है, बैंक्स आरबीआई के पास ज्यादा पैसा पार्क करते हैं और वो कंपोनेंट ग्रो करता है, भले हाई M3 की ग्रोथ स्लो हो जाए क्योंकि बैंक्स कम लेंड करते हैं। दूसरी, अगर आरबीआई के नेट फॉरेन एसेट्स बढ़ते हैं तो M0 बढ़ता है। क्योंकि जब डॉलर्स इंडिया में आते हैं, आरबीआई उन्हें एक्सचेंज रेट स्टेबल रखने के लिए खरीद लेता है और सेलर को रुपीस देता है। वो रुपीस सर्कुलेशन में आ जाते हैं तो करेंसी इन सर्कुलेशन और इसलिए M0 बढ़ जाता है। करेंसी आरबीआई एक्ट के अंडर आरबीआई के इशू डिपार्टमेंट से इशू होती है, इस कंडीशन के साथ कि इशू डिपार्टमेंट के एसेट्स उसकी लायबिलिटीज के बराबर होने चाहिए। मतलब आरबीआई उतनी हाई मनी प्रिंट कर सकता है जितने इशू डिपार्टमेंट में उसके एसेट्स हैं। एसेट्स साइड पार क्या है? रुपी कॉइन्स जो आरबीआई गवर्नमेंट से खरीद कर उसके एजेंट के रूप में सर्कुलेट करता है। गोल्ड कॉइन्स मिनिमम 200 करोड़ रुपीस, जिसमें गोल्ड बुलियन कम से कम 115 करोड़ रुपीस। 1957 के मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंडर फॉरेन सिक्योरिटीज जिनमें आईएमएफ के साथ होल्डिंग्स शामिल है और इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिनके थ्रू गवर्नमेंट पैसा बोरो करती है और बाद में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट लौटती है। और इशू डिपार्टमेंट की लायबिलिटीज साइड हाई M0 है। टोटल बैंक नोट्स इन सर्कुलेशन जिसमें पब्लिक के पास करेंसी और दूसरे बैंक्स के पास वॉल्ट कैश दोनों आते हैं। बैंकर्स डिपॉजिट्स विद आरबीआई जैसे सीआरआर और अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई पब्लिक, एनबीएफसीज, गवर्नमेंट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के एसेट्स का टोटल हमेशा लायबिलिटीज के टोटल के बराबर होता है। M0 टैब बढ़ता है जब आरबीआई की एसेट साइड बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, जब गवर्नमेंट आरबीआई से ज्यादा बोरो करती है या जब आरबीआई ज्यादा फॉरेन करेंसी या G6 खरीदता है। अब कुछ FAQs। पब्लिक के फाटे या पुराने 1 रुपी नोट को एक्सचेंज करने की जिम्मेदारी किसकी है? आरबीआई की, गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में। और सारे कॉइन्स और 1 रुपी नोट किसकी लायबिलिटी है? आरबीआई की या गवर्नमेंट की? देखिए, ये गवर्नमेंट इशू करती है और आरबीआई सिर्फ एजेंट के रूप में इन्हें सर्कुलेट करता है। आरबीआई की वेबसाइट के मुताबिक ये गवर्नमेंट की लायबिलिटी है, तो MCQ में डाउट हो तो गवर्नमेंट टिक करिए। और ये सवाल की एक हाई चीज एसेट और लायबिलिटी दोनों कैसे हो सकती है? समझिए, एक करेंसी नोट आरबीआई की लायबिलिटी है और होल्डर का एसेट एक G6 आरबीआई का एसेट है और गवर्नमेंट की लायबिलिटी। अब बात करते हैं मनी सप्लाई और FRBM एक्ट की। वो कानून जो तय करता है कि गवर्नमेंट आरबीआई से कितना बोरो कर सकती है। द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 की कुछ नोटेबल प्रोविजंस है। गवर्नमेंट को अपना फिस्कल डेफिसिट GDP के 1% के अंदर कंट्रोल करना होगा। ओरिजिनल टारगेट 3% था। गवर्नमेंट आरबीआई से बोरो नहीं कर सकती। दूसरे शब्दों में, आरबीआई प्राइमरी मार्केट में गवर्नमेंट के लोन इंस्ट्रूमेंट्स खुद के लिए नहीं खरीद सकता, शिवाय 2 सिचुएशंस के। 1, शॉर्ट टर्म वेज एंड मीन्स एडवांसेस और 2, वॉर, नेशनल कैलामिटी, एग्रीकल्चरल क्राइसिस या GDP में बड़ी गिरावट के वक्त ISE कहते हैं द एस्केप क्लॉज। हाँ, आरबीआई सेकेंडरी मार्केट में दूसरे इन्वेस्टर्स से ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू गवर्नमेंट के लोन इंस्ट्रूमेंट्स खरीद और बेच जरूर सकता है। मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट, घाटे का मुद्रीकरण का मतलब है आरबीआई का ज्यादा करेंसी नोट्स प्रिंट करके गवर्नमेंट को लोन देना, उसके बॉन्ड्स डायरेक्टली खरीदकर। 1997 तक ये रूटीन था। एडहॉक ट्रेजरी बिल्स के थ्रू फिर 1994 के गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच ह्यू अग्रीमेंट ने और उसके बाद FRBM एक्ट ने ISE फेज आउट कर दिया। कोविड के दौरान कुछ इकोनॉमिस्ट्स ने मोनेटाइजेशन की वकालत की, लेकिन आरबीआई ने ISE अवॉइड किया। FRBM की कंडीशंस की वजह से अब ये मुश्किल है।
सवाल, क्या गवर्नमेंट G-SEC के थ्रू जितना चाहे उतना बोरो कर सकती है? नहीं, FRBM एक्ट लीगल लिमिट्स सेट करता है। और अगर गवर्नमेंट इलेक्शन से पहले बड़े पैमाने पर कॉइन्स और 1 रुपी नोट्स इशू कर दे तो समझिए, बिना गुड्स सप्लाई बढ़े इतनी मनी सप्लाई का मतलब है इन्फ्लेशन। कोई भी समझदार गवर्नमेंट ऐसा ड्रामा नहीं करेगी। करेंसी इन सर्कुलेशन का एग्जैक्ट फॉर्मूला इकोनॉमिक सर्वे नहीं देता, लेकिन ये एक इंडिकेटर है कैश को पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के रूप में मेजर करने का। चेक्स, NEFT, RTGS और कार्ड्स के म्यूटेबल। 2021 में करेंसी इन सर्कुलेशन की ग्रोथ गिर गई क्योंकि कोविड वाली प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर कैश कम हो गई, लोग कम कैश रखने लगे और ज्यादा डिपॉजिट करने लगे। 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर ने प्रिकॉशनरी कैश होल्डिंग्स टेम्पररीली बढ़ा दी तो करेंसी इन सर्कुलेशन बढ़ गई। स्केल समझने के लिए 2025 तक करेंसी इन सर्कुलेशन 35 लाख करोड़ रुपीस के पार चली गई, GDP का रफली 11 से 12%। वेलोसिटी का मतलब है कि एक गिवन पीरियड में मनी एवरेज कितनी बार एक हाथ से दूसरे हाथ जाती है। अगर आप 10 रुपीस का पेन खरीदे और शॉपकीपर उसी 10 रुपी नोट से चाय खरीद ले तो उसी एक नोट ने 20 रुपीस का काम कर दिया। अर्विंग फिशर का इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज M टाइम्स V इक्वल्स P टाइम्स T मनी सप्लाई, वेलोसिटी, प्राइसेस और ट्रांजैक्शंस को जोड़ता है। वेलोसिटी किससे अफेक्ट होती है? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से। गरीब के हाथ में पैसे की वेलोसिटी अमीर के म्यूटेबल ज्यादा होती है क्योंकि गरीब अपना लगभग पूरा पैसा तुरंत खर्च कर देते हैं जबकि अमीर सेव करते हैं। बोरोइंग से ज्यादा बोरोइंग मतलब हायर वेलोसिटी। और बूम पीरियड्स से, जब ज्यादा रॉ मटेरियल परचेसेस और हायरिंग वेलोसिटी को बढ़ा देते हैं। चलिए पार्ट 1 में हमने जो देखा उसका रिकैप करते हैं। हमने देखा लॉग मनी डिमांड क्यों करते हैं, द ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी और स्पेकुलेटिव मोटिव्स। हमने बैंक डिपॉजिट्स के अलग अलग रूप देखे, करंट और सेविंग्स अकाउंट्स से लेकर फिक्स्ड और ग्रीन डिपॉजिट्स तक। हमने नापा कि इकोनॉमी में कितनी मनी एग्जिस्ट करती है, M0 से M4 तक, नैरो मनी से ब्रॉड मनी तक। और हमने देखा कि बैंकिंग सिस्टम फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग के थ्रू रिजर्व मनी को ब्रॉड मनी में कैसे मल्टीप्लाई करता है, RBI के इशू डिपार्टमेंट की बैकिंग के साथ और FRBM एक्ट के चेक के साथ। अब आप जानते हैं कि मनी कैसे डिमांड होती है, कैसे मेजर होती है और कैसे क्रिएट होती है। पार्ट 2 में हम मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव टूल्स पर चलेंगे, CRR, SLR, रेपो और ओपन मार्केट ऑपरेशंस। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे कि RBI मॉनेटरी पॉलिसी के लेवर्स को एक्चुअली खींचता कैसे है, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, वो पॉलिसी कॉरिडोर जो इन सब रेट्स को एक साथ बांध कर रखता है, और ओपन मार्केट ऑपरेशंस। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या चीज है और इन्फ्लेशन, ग्रोथ और जॉब्स के लिए ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है जो देश का सेंट्रल बैंक बनाता है मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट्स को मैनेज करने के लिए। इसे इन्फ्लेशन, कंजम्पशन, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन जैसे वेरिएबल्स शेप होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का बड़ा रोल है प्राइस स्टेबिलिटी में, यानी इन्फ्लेशन कंट्रोल, इकोनॉमिक ग्रोथ में, जॉब क्रिएशन में और सोशल जस्टिस में। अब इसको फिस्कल पॉलिसी से कंफ्यूज मत करिए। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है टैक्सेस और स्पेंडिंग के बारे में। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्राइडमैन ने मॉनेटरी पॉलिसी को पॉपुलर बनाया क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पर अपनी रिसर्च से और 1976 में इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज जीता। उनकी फेमस लाइन याद रखिए, इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर अ मॉनेटरी फेनोमेनन। फिर आता है फिलिप्स कर्व। न्यूजीलैंड में जन्मे इकोनॉमिस्ट A.W. फिलिप्स ने 1958 में दिया था। ये एक इनवर्स रिलेशनशिप दिखता है, हायर इन्फ्लेशन के साथ लोअर अनएम्प्लॉयमेंट और वाइस वर्सा एट लीस्ट शॉर्ट रन में। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्टेबल और मॉडरेट इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छी है। बहुत लो हो गई
तो ग्रोथ और जॉब्स सफर करते हैं। बहुत हाई हो गई तो सेविंग्स और गरीब लोग सफर करते हैं। इसीलिए आरबीआई इन्फ्लेशन को 2 to 6% के बीच रखने की कोशिश करता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑल इंडिया अपनी बाइमंथली मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, जो उसकी 6 मेंबर स्टैट्यूटरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनती है। अब मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स दो फैमिलीज में आते हैं। पहली फैमिली क्वांटिटेटिव टूल्स, जो पूरी इकोनॉमी में मनी और क्रेडिट का वॉल्यूम कंट्रोल करते हैं। दूसरी फैमिली क्वालिटेटिव टूल्स, जो क्रेडिट की डायरेक्शन कंट्रोल करते हैं, यानी किस पर्टिकुलर सेक्टर को क्रेडिट मिलेगा। क्वांटिटेटिव टूल्स को जनरल या इनडायरेक्ट टूल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी एक सेक्टर पार नहीं, पूरी इकोनॉमी पार असर डालते हैं। इसके नोटेबल एग्जांपल्स है सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशंस। क्वालिटेटिव टूल्स सिलेक्टिव और डायरेक्ट होते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग और मोरल सुएजन इसके लीडिंग एग्जांपल्स हैं। चलिए अब आते हैं आरबीआई के क्वांटिटेटिव टूलकिट के दिल पर, सीआरआर और एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। देखते हैं ये दोनों काम कैसे करते हैं। सबसे पहले सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, हिंदी में नकद कोष अनुपात। इसका मतलब क्या हुआ? बैंक्स को अपने डिपॉजिट्स का, टेक्निकली एनडीटीएल का, इतना हिस्सा आरबीआई के पास बैलेंस के रूप में रखना पड़ता है। और सुनिए, आरबीआई इस डिपॉजिट पर कोई इंटरेस्ट नहीं देता, सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज में देता है, जैसे 1999 का बैंकिंग स्लोडाउन। मतलब बैंक को इस पर कोई प्रॉफिट नहीं होता। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीआरआर का आइडिया सबसे पहले ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट कीन्स ने दिया था और सबसे पहले यूएस फेडरल रिजर्व ने इंट्रोड्यूस किया। इंडिया में ये आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 42 के अंडर मैंडेट है। आरबीआई कोई भी सीआरआर फिक्स कर सकता है, लीगली कोई मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट नहीं है, क्योंकि 2006 के अमेंडमेंट ने पुराना 3 to 20% का बंद हटा दिया। दिसंबर 2025 के हिसाब से सीआरआर है 3% ऑफ एनडीटीएल। और याद रखिए, सीआरआर सभी बैंक्स को रखना ही पड़ता है। अब एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। यहां बैंक्स को एनडीटीएल का इतना हिस्सा लिक्विड एसेट्स में रखना होता है, जैसे कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, स्टेट डेवलपमेंट लोन बॉन्ड्स और आरबीआई द्वारा नोटिफाई की गई दूसरी सिक्योरिटीज। फर्क देखिए, यहां थोड़ा प्रॉफिट इन्वॉल्व्ड है, क्योंकि जीसेक्स पर इंटरेस्ट मिलता है। एसएलआर मैंडेट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 24 के अंडर। प्रेजेंटली ये 18% ऑफ एनडीटीएल है, अप्रैल 2020 से। लीगली एसएलआर 40% से ज्यादा नहीं हो सकता और 2007 के बाद से कोई लीगल मिनिमम नहीं है, पहले 25% होता था। एक हिस्टोरिकल बात भी जान लीजिए, अर्ली 1990s में एसएलआर 38.5% तक पहुंच गया था और सीआरआर 15%। फिर नरसिम्हम कमेटी ने दोनों को कम करने की रिकमेंडेशन दी। अब सीआरआर और एसएलआर के कुछ कॉमन पॉइंट्स समझिए। दोनों फोर्टनाइटली बेसिस पर कंप्यूट होते हैं। अगर कोई बैंक इन्हें मेंटेन नहीं करता तो यूज पेनल्टी इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो बैंक रेट से लिंक्ड होता है। सीआरआर और एसएलआर मॉनेटरी स्टेबिलिटी इंश्योर करते हैं दो फंक्शंस से। एक, सीआरआर मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट में असिस्ट करता है और दोनों बैंक रन के टाइम बफर प्रोवाइड करते हैं। बैंक रन क्या होता है? एक इमरजेंसी, जब हर डिपॉजिटर एक साथ अपना पैसा निकालना चाहता है, मेनली रूमर्स की वजह से, कभी कभी वॉर की वजह से। थियोरेटिकली सीआरआर और एसएलआर इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आरबीआई मेनली रेपो रेट पर डिपेंड करता है, जो उसका पॉलिसी रेट है, सीआरआर या एसएलआर पर नहीं। चलिए सीआरआर की रीसेंट हिस्ट्री देख लेते हैं कॉन्टेक्स्ट के लिए। कई साल तक सीआरआर 4% था। मई 2022 में इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए इसे बढ़ाकर 4.5% किया गया। दिसंबर 2024 में वापस 4%। फिर जून 2025 में आरबीआई ने बड़ा स्टेप लिया, सीआरआर को 4% से घटाकर 3% कर दिया, 4 इंस्टॉलमेंट्स में 25 बेसिस पॉइंट्स ईच, सितंबर से नवंबर 2025 के बीच। इसका रिजल्ट क्या हुआ?
दिसंबर 2025 तक बैंकर्स के पास एक्स्ट्रा लोनेबल फंड्स आ गए अराउंड 2.5 लाख करोड़ रुपीस। एक टर्म समझिए इंटरमीडिएशन कॉस्ट। ये बैंकिंग बिजनेस चलाने का खर्चा है, स्टाफ सैलरीज, सर्वर्स, ऑफिस रेंट्स, एडवर्टाइजमेंट्स। 2025 में आरबीआई गवर्नर ने बैंक्स से कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इंटरमीडिएशन कॉस्ट्स नीचे लाओ, क्योंकि कॉस्ट्स कम होंगी तो बैंक्स बोरोअर्स और डिपॉजिटर्स को ज्यादा अट्रैक्टिव रेट्स ऑफर कर पाएंगे। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। NIM equals loan interest earned minus deposit interest paid as a percentage of assets. Economic Survey 2024 कहता है कि 3 to 4% का NIM प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ के लिए हेल्थी है। लेकिन अगर NIM 5% से ऊपर चला जाए तो इसका मतलब है ग्रीडी बैंकर जो या तो डिपॉजिटर को एक्सप्लॉइट कर रहा है या बोरोअर को। ये सिस्टम की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। हाई NIM फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ नेगेटिवली कोरिलेटेड है। थैंकफुली इंडियन बैंक्स का NIM 5% से नीचे है। अब एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन, लिक्विडिटी ओवरहैंग। ये तब होती है जब मनी सप्लाई मनी की डिमांड से यानी लोन्स की डिमांड से बहुत ज्यादा हो जाए। रिजल्ट, लोन इंटरेस्ट रेट्स सस्ते हो जाते हैं। अब सोचिए, अगर पहले से हाई इन्फ्लेशन चल रही हो तो ये डेंजरस है, क्योंकि सस्ते लोन्स मतलब ज्यादा शॉपिंग, ज्यादा डिमांड और इन्फ्लेशन और भी वॉर्स। लिक्विडिटी ओवरहैंग कब आ सकता है? एक, बहुत डोविश या इजी मॉनेटरी पॉलिसी के दौरान, जैसे USA की क्वांटिटेटिव ईजिंग। और दो, नोट बैन या करेंसी विथड्रॉल के टाइम, जैसे 2023 में 2000 रुपी नोट की वापसी। उस वक्त जो सोल्यूशन यूज हुआ वो था इंक्रीमेंटल CRR। तो हुआ क्या था? 2000 रुपी नोट विथड्रॉ होने के बाद अराउंड 87% नोट्स बैंक डिपॉजिट्स के रूप में वापस आए, मतलब पब्लिक ने उन्हें कैश में एक्सचेंज नहीं किया, सीधा डिपॉजिट कर दिया। इसे लिक्विडिटी ओवरहैंग का खतरा बन गया। तो RBI लेके आया इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो ICRR। देखिए कैसे काम किया। नॉर्मल CRR था 4% ऑफ NDTL। ICRR एट 10% सिर्फ अन एडिशनल डिपॉजिट्स पार लगा जो 19 मई से 28 जुलाई 2023 के बीच आए थे। अन डिपॉजिट्स पार बैंक्स को 10% एक्स्ट्रा CRR रखना पड़ा 12 अगस्त से 7 अक्टूबर 2023 के दौरान। और हाँ, RBI दोनों पर कोई इंटरेस्ट नहीं देता। ICRR ने अराउंड 1 ट्रिलियन रुपीस लॉक कर दिए, यानी 1 लाख करोड़, और फिर अक्टूबर 2023 तक फेजेस में विथड्रॉ हो गया। चलिए अब कुछ PYQs सॉल्व करते हैं। CDS 2020 फर्स्ट पेपर में पूछा गया, कैश रिजर्व रेशियो रेफर्स तो क्या NDTL का वो शेयर जो बैंक्स लिक्विड एसेट्स में रखते हैं, या वो शेयर जो RBI के पास बैलेंसेस के रूप में रखते हैं, या वो शेयर जो अपने कैश रिजर्व्स के पार्ट में रखते हैं, या बैंक्स की कैश होल्डिंग टू रिजर्व्स का रेशियो? आंसर है ऑप्शन बी, CRR RBI के पास बैलेंसेस के रूप में रखा जाता है। फिर CDS 2011 सेकंड पेपर में SLR पार स्टेटमेंट्स। द पहला, SLR मीट करने के लिए बैंक्स को सिर्फ कैश रखना पड़ता है। दूसरा, SLR बैंक्स अपने पास खुद मेंटेन करते हैं। और तीसरा, SLR बैंक्स की लेवरेज को रिस्ट्रिक्ट करता है, इकोनॉमी में ज्यादा पैसा पंप करने से। देखिए, स्टेटमेंट 1 गलत है। SLR कैश, गोल्ड या अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में हो सकता है। आंसर ऑप्शन सी, स्टेटमेंट्स 2 और 3। और UPSC प्रीलिम्स 2015 में पूछा गया था, अगर RBI स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को 50 बेसिस पॉइंट्स से रिड्यूस करे तो क्या होने की संभावना है? आंसर ऑप्शन सी, स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स अपने लेंडिंग रेट्स कट कर सकते हैं, क्योंकि लोअर SLR से लेंडिंग के लिए फंड्स फ्री हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। CAF 2023 में पूछा गया, अगर RBI CRR लोअर करे तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई का क्या होगा? आंसर, वो बढ़ेगी। ऑप्शन सी, क्यों? क्योंकि जो कैश RBI के पास लॉक्ड था वो फ्री हो जाता है और ज्यादा पैसा लोन्स में फ्लो कर सकता है। UPSC प्रीलिम्स 2014 में स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स के पर्पसेस पूछे गए। 1, सेंट्रल बैंक को एनेबल करना कि वो कंट्रोल करे बैंक्स कितने एडवांसेस क्रिएट कर सकते हैं। 2,
लोगों के बैंक डिपॉजिट्स को सेफ और लिक्विड बनाना। 3. कमर्शियल बैंक्स को एक्सेसिव प्रॉफिट्स बनाने से रोकना। और 4. बैंक्स को सफिशिएंट वॉल्ट कैश रखने पर मजबूर करना। यूपीएससी का ऑफिशियल आंसर था ऑप्शन ए, 1 ओनली। स्टेटमेंट्स 3 और 4 क्लियरली गलत है। रिजर्व्स प्रॉफिट्स कैप करने के लिए नहीं होते और सीआरआर आरबीआई के पास रखा जाता है, वॉल्ट कैश के रूप में नहीं। और यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 में पूछा गया कि क्या आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करता है लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, ब्रांच एक्सपांशन, मर्जर ऑफ बैंक्स और वाइंडिंग अप ऑफ बैंक्स के मैटर्स में? आंसर ऑप्शन डी, ऑल 4 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर। अब शुरू होता है इस लेक्चर का सबसे जरूरी हिस्सा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, रेपो रेट और पॉलिसी कॉरिडोर के आसपास के सारे रेट्स। ध्यान से सुनिए क्योंकि पूरे सिलेबस में सबसे ज्यादा पीवाईक्यूज यही से आते हैं। देखिए, आरबीआई की लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एलएएफ, हिंदी में तरलता समायोजन सुविधा, जून 2000 में इंट्रोड्यूस हुई थी नरसिम्हम कमेटी 2 की रिकमेंडेशन पर। इसकी 2 विंडोज है। पहली है एलएएफ रेपो रेट, रेपो दर या रीपरचेज अग्रीमेंट। ये वो इंटरेस्ट रेट है जिस पर आरबीआई अपने क्लाइंट्स को शॉर्ट टर्म लोन्स देता है, उनकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लैटरल के रूप में रखकर। मैकेनिज्म समझिए, क्लाइंट आरबीआई के साथ अग्रीमेंट करता है कि वो अपनी G6 फ्यूचर डेट पर एक हायर प्रीडिटरमाइंड प्राइस पर रीपरचेज करेगा और यही डिफरेंस इंटरेस्ट है। एक इम्पॉर्टेंट बात, बैंक्स अपनी एसएलआर कोटा वाली G6 इस बोरोइंग के लिए प्लेज नहीं कर सकते, उन्हें एसएलआर के ऊपर वाली सिक्योरिटीज यूज करनी पड़ती हैं। रेपो को रेडी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। और याद रखिए, रेपो रेट हाई हमारा पॉलिसी रेट है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। दूसरी विंडो है एलएएफ रिवर्स रेपो रेट, उलट रेपो। ये वो इंटरेस्ट रेट है जो क्लाइंट्स को मिलता है जब वो अपने सरप्लस फंड्स आरबीआई के पास शॉर्ट पीरियड्स के लिए पार्क करते हैं। मैकेनिज्म रेपो जैसा ही है, बस उल्टा। इस बार आरबीआई अपनी G6 क्लाइंट को कोलैटरल के रूप में देता है। रिवर्स रेपो रेट इक्वल्स रेपो माइनस सम परसेंटेज। ट्रेडिशनली ये वो फ्लोर रहा है जिस पर बैंक्स आरबीआई को लेंड करते थे। एक और टर्म जान लीजिए, मार्केट रेपो। जब आरबीआई के अलावा दूसरे प्लेयर्स जैसे बैंक्स और एनबीएफसीज दूसरे बैंक्स, एनबीएफसीज या कॉरपोरेट कंपनीज को शॉर्ट टर्म पैसा लेंड करते हैं और कोलैटरल में फाइनेंशियल सिक्योरिटीज मांगते हैं, G6, टी-बिल्स, शेयर्स, बॉन्ड्स या कमर्शियल पेपर, तो यूज मार्केट रेपो कहते हैं। अब करंट रेपो रेट तो वही है जो अभी चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जून 2025 में 5.50%, दिसंबर 2025 में 5.25%। लेकिन एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है न्यूट्रल या टर्मिनल रेपो रेट, तटस्थ रेपो दर। ये वो रेट है जिस पर इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो चुका है। इस पॉइंट के आगे आरबीआई रेपो नहीं बढ़ाएगा, वरना कंज्यूमर डिमांड और जीडीपी ग्रोथ डैमेज होंगी। आरबीआई ने ऑफिशियली कोई नंबर डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन उसके रिसर्च पेपर्स रियल न्यूट्रल रेट अराउंड 1.4 to 1.9% एस्टिमेट करते हैं। अब एक कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं, नायरू यानी नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड टर्म है, कोई लोन इंटरेस्ट रेट नहीं। ये वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जिसके नीचे जाने पर इन्फ्लेशन एक्सेलरेट होने लगती है। इन दोनों को मिक्स मैच कीजिए। अब कोविड के टाइम की बात करते हैं। आत्मनिर्भर भारत, आरबीआई और गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स का सेट। 2020 में कोविड के बाद इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए आरबीआई ने कई स्पेशल रेपो विंडोज खोली। पहली TLTRO, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। आरबीआई ने सभी बैंक्स को 3 इयर्स तक के लोन्स दिए, रेपो रेट पर, इस कंडीशन के साथ कि वो पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और कमर्शियल पेपर्स में इन्वेस्ट हो ताकि क्रेडिट रियल इकोनॉमी तक पहुंचे। दूसरी SITRO, स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। 2021 में सिर्फ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए 10,000 करोड़ रुपीस रेपो पर माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज को ऑन लेंड करने के लिए। तीसरी ऑन टैप लिक्विडिटी विंडोज, 50,000 करोड़ रुपीस हेल्थ केयर के लिए,
और 15,000 करोड़ कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स के लिए जैसे होटल्स, जिम्स, टूरिज्म और एविएशन। और चौथी स्पेशल रिफाइनेंस विंडोज ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए नाबार्ड, सिडबी, एग्जिम बैंक और नेशनल हाउसिंग बैंक, ताकि वो अपने अपने सेक्टर्स को ऑन लेंड कर सकें। अब देखिए कोविड में क्या हुआ। इकोनॉमिक स्लोडाउन से लोन डिमांड गिर गई, तो बैंक्स ने अपने एक्सेस फंड्स आरबीआई में पार्क करके रिवर्स रेपो इंटरेस्ट कामना शुरू कर दिया। मार्च 2020 तक बैंक्स ने अराउंड 3 लाख करोड़ रुपीस रिवर्स रेपो में पार्क कर दिए थे और बाद में तो 8 लाख करोड़ तक। तो आरबीआई ने क्या किया? रिवर्स रेपो रेट को ड्रास्टिकली घटाकर 3.35% कर दिया अप्रैल और मई 2020 में बैंक्स की इस लेजीनेस को डिस्करेज करने के लिए। लॉजिक समझिए, अगर एसबीआई फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर 5.9% दे रहा है, लेकिन आरबीआई के पास पार्क करके सिर्फ 3.35% कमा रहा है, तो एसबीआई को लॉस होगा। आरबीआई की उम्मीद थी कि इसे एसबीआई मजबूर होकर प्रोएक्टिवली लोन्स देगा और तब से फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर ही है। एक डिस्टिंक्शन समझिए, नॉर्मल या फिक्स्ड रिवर्स रेपो में रेट आरबीआई फिक्स करता है 3.35%, लेकिन वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो वीआरआरआर में रेट क्लाइंट्स की ऑक्शन बिड्स से वेरी करता है। आरबीआई एक अमाउंट अनाउंस करता है, बैंक्स बिड करते हैं कि वो किस रेट पर आरबीआई को लेंड करेंगे और कट ऑफ ऑक्शन से डिसाइड होता है। सिमिलरली वीआरआर वेरिएबल रेट रेपो एक ऑक्शन है जिसके थ्रू आरबीआई लिक्विडिटी इंजेक्ट करता है 14 डेज जैसे पीरियड्स के लिए। तो वीआरआर रिवर्स रेपो डील्स का एक स्पेशल ऑक्शन मेथड है जहां एग्जैक्ट रेट पहले से फिक्स्ड नहीं होता। अब आता है एमएसएफ सीमांत स्थायी सुविधा मई 2011 में इंट्रोड्यूस हुई। ये वो इंटरेस्ट रेट है जिस पर आरबीआई शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स को शॉर्ट टर्म ओवरनाइट लोन्स देता है, उनकी एसएलआर कोटा वाली G6 कोलैटरल रखकर एक लिमिट तक। ये एक इमरजेंसी विंडो है उन बैंक्स के लिए जिनकी एक्सेस सिक्योरिटीज खत्म हो चुकी है। याद रखिए, एमएसएफ रेपो से हायर होता है। एमएसएफ इक्वल्स रेपो प्लस 0.25% यानी 25 बेसिस पॉइंट्स। पहले ये गैप 1% था, फिर 50 बेसिस पॉइंट्स और 2022 से 25 बेसिस पॉइंट्स है। अब एक पुराना टूल बैंक रेट। ये आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 49 में इंट्रोड्यूस हुआ था। 2012 से बैंक रेट एमएसएफ रेट के साथ अलाइंड है, तो बैंक रेट परसेंट इक्वल्स एमएसएफ परसेंट। बैंक रेट पर सिर्फ बैंक्स बोरो कर सकते हैं, लेकिन जब से 2000s में रेपो रेट आया, बैंक रेट एक डोरमेंट टूल बन गया। ना आरबीआई आईएससी लेंडिंग के लिए फ्रिक्वेंटली यूज करता है, ना बैंक्स बोरोइंग के लिए। आज इसका मैं काम है पेनल्टी इंटरेस्ट डिसाइड करना ऑन बैंक्स पर जो सीआरआर या एसएलआर डिफॉल्ट करते हैं। चलिए तीनों रेट्स को कंपेयर कर लेते हैं। बैंक रेट आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर आया, सिर्फ बैंक्स बोरो कर सकते हैं, कोलैटरल सोर्स पर डिपेंड करता है और आज मेनली डिफॉल्टिंग बैंक्स पर पेनल्टी इंटरेस्ट डिसाइड करने के काम आता है। एमएसएफ 2011 में आया, इक्वल्स रेपो प्लस 25 बेसिस पॉइंट्स, सिर्फ बैंक्स और आरआरबीज के लिए अवेलेबल है, उनकी एसएलआर कोटा G6 के अगेंस्ट, और ये शॉर्ट टर्म यूजुअली ओवरनाइट इमरजेंसी बोरोइंग है। और रेपो रेट 2000 में आया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है, आरबीआई के सभी क्लाइंट्स के लिए अवेलेबल है, बैंक्स, कुछ नॉन बैंक्स जैसे प्राइमरी डीलर्स और यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स कोलैटरल में G6 और टी बिल्स लेता है, लेकिन एसएलआर कोटा से नहीं, और टेन्योर ओवरनाइट से 14 डेज तक चलता है। अब एक नया प्लेयर एसडीएफ। 2013 में मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क पर बनी उर्जित पटेल कमेटी ने एक स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी प्रपोज की थी। एसडीएफ का मतलब क्लाइंट्स अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास पार्क करते हैं, आरबीआई उन्हें इंटरेस्ट देता है, लेकिन आरबीआई कोई कोलैटरल नहीं देता, रिवर्स रेपो के अनलाइक। इसका फायदा क्या है? इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए आरबीआई एक्स्ट्रा मनी सप्लाई को एसडीएफ के थ्रू सक आउट कर सकता है, बिना G6 प्लेज किए। देखिए,
आरबीआई के पास G-Secs का अपना स्टॉक हाई लिमिटेड था, जो इस बात पर कॉन्स्ट्रेंट था कि वो कितना रिवर्स रेपो कर सकता है। 2018 में आरबीआई एक्ट को फाइनेंस एक्ट के थ्रू अमेंड किया गया, सेक्शन 17 सबसेक्शन 1A ऐड करके, जिसे एसडीएफ एनेबल हुआ, और अप्रैल 2022 में आरबीआई ने एसडीएफ लॉन्च की और साथ ही पॉलिसी कॉरिडोर भी चेंज कर दिया। बाद में 2025 में नंबर्स मूव हुए। दिसंबर 2025 के कट के बाद पिक्चर ये है। एमएसएफ 5.50% पर है, रेपो प्लस 25 बेसिस पॉइंट्स, कॉरिडोर का सीलिंग बैंक्स के ओवरनाइट इमरजेंसी लोन्स के लिए। रेपो रेट 5.25% है, एमपीसी डिसाइड करती है, हमारा पॉलिसी रेट बीच में बैठा हुआ। एसडीएफ 5% है, रेपो माइनस 25 बेसिस पॉइंट्स, कोई कोलैटरल रिक्वायर्ड नहीं, कॉरिडोर का फ्लोर। और फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट वही 3.35%, आरबीआई के डिस्क्रेशन पर, सालों से अनचेंज्ड। अब पॉलिसी कॉरिडोर समझिए, जिसे एलएएफ कॉरिडोर भी कहते हैं। अप्रैल 2022 के बाद कॉरिडोर ऐसे चलता है, सबसे ऊपर एमएसएफ एट रेपो प्लस 0.25%, बीच में रेपो, और सबसे नीचे एसडीएफ एट रेपो माइनस 0.25%। टोटल विथ 0.50%, बिल्कुल सिमेट्रिक। नोट करिए, एसडीएफ ने रिवर्स रेपो रेट को रिप्लेस कर दिया एज द फ्लोर ऑफ द पॉलिसी कॉरिडोर। लेकिन रिवर्स रेपो डिसकंटिन्यू नहीं हुआ, वो अब भी आरबीआई के टूलकिट का हिस्सा है, टाइम टू टाइम आरबीआई के डिस्क्रेशन पर यूज होने के लिए। और आरबीआई का ऑपरेटिंग टारगेट क्या है? वेटेड एवरेज कॉल रेट को रेपो रेट के क्लोज रखना, इसी कॉरिडोर के अंदर। एक फॉर्मूला याद रखिए, सिस्टम लेवल लिक्विडिटी इक्वल्स रिवर्स रेपो प्लस एसडीएफ बैलेंसेस माइनस रेपो प्लस एमएसएफ बोरोइंग्स। पॉजिटिव नंबर का मतलब सिस्टम में सरप्लस लिक्विडिटी, नेगेटिव का मतलब डेफिसिट लिक्विडिटी। 2023 में डेफिसिट था अराउंड 0.42 से 1.61 लाख करोड़ रुपीस, क्योंकि आरबीआई इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए मनी सप्लाई कम कर रहा था। लेकिन 2025 में आरबीआई डेलिबरेटली सिस्टम को वापस सरप्लस में ले आया, 1% ऑफ एनडीटीएल, ओएमओ परचेसेस, फॉरेक्स स्वैप्स और सीआरआर कट के थ्रू, ताकि उसके रेट कट्स की ट्रांसमिशन हो सके। अब एक ट्रिकी पीवाईक्यू यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पूछा गया, क्या इंडिया में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आरबीआई की लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो एक्सेस कर सकती है? क्या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होल्ड कर सकते हैं? और क्या स्टॉक एक्सचेंजेस डेट के लिए सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स ऑफर कर सकते हैं? यूपीएससी की ऑफिशियल की ने ऑप्शन सी दिया, ऑल 3 करेक्ट। रीजनिंग ये है, स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स जो एनबीएफसीज के रूप में रजिस्टर्ड हैं, एलएएफ एक्सेस कर सकते हैं, एफआईआईस लिमिट्स के अंदर G-Secs होल्ड कर सकते हैं, और एनएसई और बीएसई सेपरेट डेट प्लेटफॉर्म्स चलते हैं। कई टीचर्स को लगा था कि सिर्फ 2 और 3 करेक्ट होंगे, तो याद रखिए, एज पर यूपीएससी कुछ एनबीएफसीज प्राइमरी डीलर्स एलएएफ एक्सेस कर सकती हैं। चलिए अब बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस की, जहां आरबीआई खुद मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदता और बेचता है, मनी सप्लाई को डायरेक्टली मूव करने के लिए। सबसे पहले एक डिस्टिंक्शन, रेपो ओएमओ टैब है जब आरबीआई G-Secs खरीदता या बेचता है रीपर्चेज के प्रॉमिस के साथ। ये तो वही रेपो और रिवर्स रेपो है जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। आउटराइट ओएमओ तब है जब आरबीआई G-Secs खरीदता या बेचता है बिना उन्हें वापस खरीदने के किसी प्रॉमिस के। थियोरेटिकली इंसर्ट के हिसाब से रेपो ओएमओ का एक सब टाइप है, लेकिन एमसीक्यू टिकिंग के लिए यूपीएससी रेपो और ओएमओ को 2 अलग टूल्स मानता है, बिना मिक्स किए। तो हमारे नोट्स के लिए ओएमओ का मतलब है आरबीआई की सेकेंडरी मार्केट में आउटराइट खरीद और बेच। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस, खुले बाजार की क्रियाएं, का मतलब है आरबीआई यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेकेंडरी मार्केट में खरीदता बेचता है, मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए। हैंडआउट में मजाक भी है, आलू ले लो, प्याज ले लो, G-Sec ले लो। मैकेनिज्म सिंपल है, जब आरबीआई खरीदता है मनी सप्लाई बढ़ती है, लिक्विडिटी इंजेक्ट होती है। जब आरबीआई बेचता है मनी सप्लाई घटी है, लिक्विडिटी एब्जॉर्ब होती है।
तो इन्फ्लेशन से लड़ना है, आरबीआई G6 बेचेगा। डिफ्लेशन से लड़ना है, आरबीआई G6 खरीदेगा। अब मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम 2004 से चली आ रही है। इसमें आरबीआई स्पेशल G6, टी-बिल्स और कैश मैनेजमेंट बिल्स बेचता है एक्सेस लिक्विडिटी सक आउट करने के लिए, स्पेशली वो लिक्विडिटी जो आरबीआई की अपनी डॉलर परचेसेस से बनी थी। इंटरेस्ट गवर्नमेंट देता है और पैसा आरबीआई के पास एक सेपरेट अकाउंट में इंपाउंड होता है। ये 2016 के डिमोनेटाइजेशन के बाद हेविली यूज हुआ था। और स्टेरलाइजेशन और फॉरेक्स स्वैप्स मेनली करेंसी एक्सचेंज रेट की वॉलेटिलिटी कंट्रोल करने के लिए एग्जिस्ट करते हैं। फॉरेक्स स्वैप में क्या होता है, आरबीआई आज बैंक्स से डॉलर्स खरीदता है और बाद में वापस बेच देता है, से 3 इयर्स के बाद अस पीरियड के लिए इकोनॉमी में रूपी लिक्विडिटी इंजेक्ट करते हुए। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, ऑपरेशन ट्विस्ट, बॉन्ड यील्ड्स और जीसैप, जो एक तरह से आरबीआई का अपना क्वांटिटेटिव ईजिंग है। ध्यान से समझिए। पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। सिक्योरिटी एक सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि इसका होल्डर एक पर्टिकुलर टाइम पर सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पाने का एलिजिबल है। गवर्नमेंट की शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज 1 ईयर से कम में आते हैं ट्रेजरी बिल्स 91, 182 और 364 डेज के, और कैश मैनेजमेंट बिल्स। गवर्नमेंट की लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज 1 ईयर या ज्यादा में आते हैं G6 डेटेड सिक्योरिटीज और सॉवरेन बॉन्ड्स। स्टेट गवर्नमेंट्स इशू करती हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। कॉर्पोरेट साइड पर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कमर्शियल पेपर्स और प्रॉमिसरी नोट्स। कॉर्पोरेट लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स है बॉन्ड्स और डिबेंचर्स। और एक पैटर्न याद रखिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर इंटरेस्ट रेट यूजुअली कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज से कम होता है क्योंकि डिफॉल्ट का रिस्क लो है। नवंबर 2021 में आरबीआई ने रिटेल डायरेक्ट स्कीम लॉन्च की। इसके अंडर आरबीआई रिटेल इन्वेस्टर्स को अपने ई-कुबेर प्लेटफॉर्म पर एक रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट खोलने की परमिशन देता है। रेजिडेंट इंडियंस और एनआरआईज दोनों खोल सकते हैं। फिर रिटेल इन्वेस्टर्स डायरेक्टली आरबीआई से खरीद सकते हैं ट्रेजरी बिल्स, यूनियन गवर्नमेंट की G6, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, प्राइमरी ऑक्शंस में भी और सेकेंडरी मार्केट में एनडीएसओम के थ्रू भी। एप्लीकेशन फी 0। पहले क्या होता था, रिटेल इन्वेस्टर्स G6 इनडायरेक्टली खरीदते थे म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, जिनके मैनेजर्स फीस चार्ज करते थे। अब वो डायरेक्टली खरीदते हैं और कोई कमीशन नहीं देते। अब बॉन्ड यील्ड समझिए, ये वो रिटर्न है जो इन्वेस्टर को बॉन्ड इन्वेस्टमेंट पर मिलता है। एक एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए एक बॉन्ड है फेस वैल्यू 100 रुपीज जो साल का 8 रुपीज देता है। अगर कोई यूज 100 में खरीदता है तो उसकी यील्ड है 8%। लेकिन अगर कोई दूसरा वही बॉन्ड सेकेंडरी मार्केट में 90 में खरीद ले तो उसकी यील्ड बनती है अराउंड 8.9%। तो इसका मतलब क्या हुआ, बॉन्ड यील्ड सेकेंडरी मार्केट के करंट सेलिंग प्राइस से इनवर्सली रिलेटेड है। अगर बॉन्ड की डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है और यील्ड गिरती है। अब सोचिए, एक कंपनी को बोरो करना है तो वो बॉन्ड्स इश्यू कर सकती है, से एक रिलायंस बॉन्ड 1000 रुपीज का जो साल का 9.4% देता है और 15 इयर्स बाद प्रिंसिपल वापस करता है। अब ये इंटरेस्ट रेट किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला, कंपनी की क्रेडिट रेटिंग लोअर तो डिफॉल्ट रिस्क हायर, तो रेट भी हायर देना पड़ेगा। दूसरा, इन्फ्लेशन, अगर बॉन्ड इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा नहीं दे रहा तो इन्वेस्टर्स क्यों आएंगे। तीसरा, बैंक डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट्स, अगर डिपॉजिट रेट्स हाई है तो बॉन्ड रेट्स और हाई करने पड़ेंगे हाउस होल्ड्स को बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स से खींचने के लिए। और चौथा, G6 की यील्ड, अगर G6 यील्ड्स बढ़ जाए तो कॉर्पोरेट्स को और भी हायर रेट्स देने पड़ेंगे इन्वेस्टर्स को रिस्क फ्री गवर्नमेंट पेपर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। अब ऑपरेशन ट्विस्ट की कहानी सुनिए। कमर्शियल बैंक्स प्राइवेट कंपनीज को लेंड करने से हिचकिचा रहे थे बैड लोन्स और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की वजह से।
आरबीआई ने सोचा इस प्रॉब्लम को दूसरे एंगल से अटैक करते हैं। अगर लॉन्ग टर्म G6 की यील्ड गिर जाए तो कॉर्पोरेट बॉन्ड रेट्स ऑटोमेटिकली गिर सकते हैं। तो दिसंबर 2019 में आरबीआई ने एक स्पेशल ओएमओ शुरू किया जिसमें उसने साइमल्टेनियसली लॉन्ग टर्म 10 ईयर G6 खरीदी और शॉर्ट टर्म 1 ईयर G6 बेची इक्वल अमाउंट्स में। इसका मतलब ओवरऑल लिक्विडिटी अनचेंज्ड रही, लेकिन यील्ड कर्व ट्विस्ट हो गया। लॉन्ग टर्म यील्ड्स गिरी, शॉर्ट टर्म यील्ड्स बढ़ी। 10 ईयर G6 यील्ड अराउंड 6.75 से गिरकर 6.60% हो गई। वैसे ऑपरेशन ट्विस्ट सबसे पहले यूएस फेडरल रिजर्व ने 1961 में उसे किया था। नाम उस जमाने के डांस क्रेज पार पड़ा और फिर 2011 में दोबारा। आरबीआई का 2019 वाला मूव ऑफिशियली एक स्पेशल ओपन मार्केट ऑपरेशन कंपनीज और गवर्नमेंट के लिए बोरोइंग सस्ती करने के लिए था, इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए नहीं। चलिए पीवाईक्यू चेक करते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया, क्या इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स इन्फ्लुएंस होती है यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व के एक्शंस से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्शंस से और इन्फ्लेशन और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स से? तीनों करेक्ट है, आंसर ऑप्शन डी। और यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 में पूछा गया था कि इंडियन इकोनॉमी में ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब क्या है? आंसर ऑप्शन सी, आरबीआई द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की परचेज और सेल। डू और पीवाईक्यूज देख लेते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2012 में पूछा गया, कौन से मेजर्स इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ाएंगे? सेंट्रल बैंक द्वारा पब्लिक से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की परचेज, पब्लिक द्वारा कमर्शियल बैंक्स में करेंसी डिपॉजिट करना, गवर्नमेंट का सेंट्रल बैंक से बोरोइंग या पब्लिक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की सेल। आंसर ऑप्शन सी 1 और 3। लॉजिक समझिए, G6 खरीदने से पैसा इंजेक्ट होता है और गवर्नमेंट का सेंट्रल बैंक से बोरोइंग नया पैसा क्रिएट करता है। करेंसी डिपॉजिट करना सिर्फ उसका फॉर्म शिफ्ट करता है और G6 बेचना पैसा एब्जॉर्ब करता है। फिर यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में ट्रेजरी बिल्स और स्टेट सिक्योरिटीज पर पूछा गया। स्टेटमेंट 1 गलत है, आरबीआई स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी मैनेज करता है, सिर्फ यूनियन की नहीं। ट्रेजरी बिल्स सिर्फ यूनियन इशू करता है और वो डिस्काउंट पर इशू होती है। आंसर ऑप्शन सी, स्टेटमेंट्स 2 एंड 3। और अब जीसैप सेकेंडरी मार्केट G6 एक्विजिशन प्रोग्राम। इसके अंडर आरबीआई सेकेंडरी मार्केट से G6 खरीदता है एक स्पेसिफाइड प्री अनाउंस्ड टाइम टेबल पर। जीसैप 1.0 चला फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के फर्स्ट क्वार्टर में अप्रैल से जून 2021 वर्थ 1 लाख करोड़ रुपीस। जीसैप 2.0 चला अगले क्वार्टर में जुलाई से सितंबर 2021 वर्थ 1.2 लाख करोड़ रुपीस। ये इंडिया का अपना क्वांटिटेटिव ईजिंग वर्जन था जो गवर्नर शक्तिकांता दास ने अप्रैल 2021 में अनाउंस किया। इसका प्री अनाउंस्ड कैलेंडर बॉन्ड यील्ड्स को एंकर करता था और इसने गवर्नमेंट के ह्यूज कोविड बोरोइंग प्रोग्राम को फंड करने में मदद की। तो दोस्तों, क्वांटिटेटिव टूलकिट कंप्लीट हो गया। हमने कवर किया CRR और SLR, वो रिजर्व रेशियोज जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से लड़ते हैं, रेपो, MSF, SDF और रिवर्स रेपो का पॉलिसी कॉरिडोर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस जहां आरबीआई G6 खरीद बेचकर पूरा मार्केट मूव करता है, और ऑपरेशन ट्विस्ट और जीसैप जो यील्ड्स को ट्विस्ट करते हैं और लिक्विडिटी ईज करते हैं। अब आप जानते हैं कि आरबीआई मनी का वॉल्यूम और प्राइस दोनों कैसे मूव करता है। अगली बार हम देखेंगे कि आरबीआई ये डिसाइड कैसे करता है कि पैसा जाता कहाँ है। क्वालिटेटिव टूल्स, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए।